गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूक्षरण, मृदा अपरदन या मृदा कटाव क्या होता है, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। यह कितने प्रकार से होता है, कौन कौन से फैक्टर है जिनके कारण ये होता है, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका देखते हैं कि भूक्षरण मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो देखिए, मृदा अपरदन सबसे पहले हम देखते हैं मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा अपरदन, ठीक है। तो आपका देखिए, जल और वायु, इन दो प्राकृतिक साधनों की क्रिया से, ये दोनों भाई प्रकृति के साधन है। तो जल और वायु, ये जो प्रकृति के दो साधन हैं, इनकी क्रिया से भूमि की सतह से मिट्टी के कण क्या कर रहे हैं, मिट्टी के कणों के कटने, बहने अथवा उड़ने को आप क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। तो आइए फिर से देखते हैं। जल तथा वायु, इन दो प्राकृतिक साधनों की क्रिया से भूमि की सतह से मिट्टी के कणों के कटने, बहने अथवा उड़ने को मृदा अपरदन कहते हैं। या फिर एक और इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मृदा क्षरण या मृदा कटाव वह भौतिक क्रिया है, मृदा कटन या मृदा क्षरण वह भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा मृदा के पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यह वह भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा मृदा के पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि मृदा क्षरण के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो मृदा क्षरण के दो प्रकार होते हैं, यानी मृदा क्षरण के कारण क्या क्या होते हैं। मृदा क्षरण के दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका प्राकृतिक और एक होता है मानवीय। प्राकृतिक कारण क्या है आपके, जैसे मृदा के ऊपर से वनस्पति आपकी हट गई, यानी आप जैसे आप जंगलों की कटाई कर देते हैं या घास के मैदानों में घास हटा दिया आपने, इन कारणों से घास के मैदानों पर पशुओं को आपने अत्यधिक चरवाया। स्थानांतरित खेती, जिसे झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। स्थानांतरित खेती को हम क्या कहते हैं, झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो झूम कल्टीवेशन क्या होता है कि ये जो आपका उत्तर पूर्वी राज्य हैं आपके, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ये जो उत्तर पूर्वी राज्य है, यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि जो वहाँ की ट्राइब्स हैं, ये जंगलों में क्या करती हैं, एक स्थान पे गए, वहाँ पे आपका सफाई करी, आग लगाई, वहाँ पे 2 से 3 साल तक खेती करी, ठीक है, 2 से 3 साल तक खेती करेंगे। और फिर जब धीरे धीरे वहाँ पे 3 साल 4 साल के बाद धीरे धीरे क्या है, उत्पादन जब आपका कम होने लगता है, तो वे दूसरी जगह पे चले जाते हैं। फिर वहाँ दूसरी जगह जंगलों पे क्या करेंगे, सफाई करेंगे, आग लगाएंगे, फिर वहाँ खेती शुरू कर देंगे। तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पे खेती स्थानांतरित होती रहती है, इसीलिए इसको स्थानांतरित खेती या झूम खेती कहते हैं। फिर जंगलों की कटाई मैंने आपको बताया। मृदा का उचित प्रबंध और व्यवस्था न होने पर भी आपका क्या है, मृदा क्षरण होता है। दोषपूर्ण कृषि क्रियाएं। मानवीय कारण में क्या है, मानव जो भी आपकी अवैज्ञानिक रूप से जो भी विधियों को अपनाता है कृषि क्रियाओं में, या मानव के द्वारा डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से जो जिन भी क्रियाओं के द्वारा आपका भूमि का लॉस होता है, चाहे वो विकास की कोई क्रिया हो, जैसे आप बड़े बड़े आपके सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, इंडस्ट्री का निर्माण कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, आप रास्ते बना रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, भारी ट्रक, तो उनके द्वारा भी जिस भी प्रकार से मृदा का क्षरण होता है वो सब मानवीय कारण में आ जाता है, ठीक है। अब आइए इसमें नेक्स्ट देखेंगे, काइंड्स ऑफ सॉइल इरोजन, यानी मृदा क्षरण या भूक्षरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। प्रकार यानी 2 प्रकार से मृदा क्षरण होता है। एक बोलते हैं पवनीय अपरदन यानी विंड इरोजन, और दूसरे को बोलते हैं हम जलीय अपरदन। पवनीय अपरदन में देखिए ये भी एक प्रकार है, किस तरह से हवा चल रही है और ये धूल के कण जगह जगह आपके हवा में उड़ रहे हैं। और जलीय अपरदन में देखिए कि किसी खेत से किस प्रकार से जल आ रहा है और ये मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जा रहा है। तो कई प्रकार के होते हैं, ये कई कारण होते हैं। तो पहले हम पवनीय अपरदन को मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें पहले आप इसे इन पवनीय अपरदन को समझते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे जलीय अपरदन के बारे में, ठीक है। अब देखिए पवनीय अपरदन में देखिए क्या है। पवनीय अपरदन के प्रक्रम में पवन निम्न 3 प्रकार से मृदा संचालन के लिए उत्तरदायित्व होती है। मृदा संचालन के लिए उत्तरदायित्व होती है, यानी ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पवनीय अपरदन में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है। तो आपको ये तीनों क्रियाओं के बारे में पता हो,
एक बोलते हैं साल्टेशन यानी उत्परिवर्तन, दूसरा है निलंबन और तीसरा है सतह विसर्पण। ठीक है, सरफेस क्रीप। तो पहली को जानते हैं हम, पहली क्या होती है? साल्टेशन। साल्टेशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए पहली क्रिया है, फर्स्ट क्रिया है, क्या है? साल्टेशन। साल्टेशन, ठीक है। ये क्या थी? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की क्रिया में क्या होता है? देखिए उत्परिवर्तन की क्रिया में क्या होता है कि ये आपकी भूमि है, ये भूमि है। तो भूमि में क्या है? मृदा का कण मान लीजिए कोई यहाँ है, ये क्या है? मृदा के कण ये छोटी छोटी छलांगे लगा रहे हैं। छोटी छोटी जब ये बाउंसेस करते हैं, छोटी छोटी छलांगे जब ये लगाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, सरफेस पे, जो मृदा की सरफेस है इस पे छोटे छोटे जब ये बाउंस करते हैं, जैसे बॉल बाउंस करती हुई जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो छोटी छोटी जब ये बाउंस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये क्या करते हैं? अपने स्थान से तो हटते ही हैं, साथ ही जब दूसरी जगह पे जाके टकराते हैं तो वहां से और मृदा के कणों को भी बाउंस करा देते हैं। ठीक है, जब आप रेत पे आप अगर एक बॉल फेंक के मारते हैं तो क्या होगा? जैसे ही आप बॉल फेंक के मारेंगे तो वहां से मृदा के कण भी उठ जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। उसी प्रकार से जब ये बाउंस करते हैं तो ये और मृदा कणों को भी क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाउंस कराते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं साल्टेशन यानी उत्परिवर्तन की क्रिया। और इसमें आपका लगभग 0.1 से 0.5, ये साइज याद रखिएगा, इतने साइज के जो मृदा कण होते हैं, इतने आकार के मृदा कण हैं, वो आपका सरफेस पे बाउंस करते हैं, जो कि जनरली 30 सेंटीमीटर की रेंज में ये क्रिया होती है। मतलब 30 सेंटीमीटर तक मृदा का कण उछल के जा रहा है, इसको हम साल्टेशन बोलते हैं। दूसरा आपका था सस्पेंशन। ठीक है, दूसरा सस्पेंशन यानी निलंबन, उसको समझ लेते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। दूसरा था आपका सस्पेंशन या निलंबन। सस्पेंशन या निलंबन, इसको समझ लेते हैं। ये निलंबन क्या होता है? निलंबन में देखिए, निलंबन में आपका क्या है? जो आपके बहुत ही बारीक पार्टिकल हैं, आपके कितने? 0.1 mm साइज के, 0.1 mm साइज या इससे कम के, 0.1 साइज या इससे, या तो इसके बराबर या इससे कम तक के, ये क्या होते हैं? ये सरफेस पे, जो आपकी सरफेस पे, इस पे पैरेलल मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और जनरली ये क्या है? सरफेस यानी जो सतह है, सतह से उड़कर हवा में उड़ जाते हैं और सतह के साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं हवा में उड़ के। तो इसी को हम कहते हैं सस्पेंशन। ठीक है, यानी आप ऐसे समझ सकते हो, जब आंधी आती है या तेज हवा चलती है, आंधी या आपका क्या हो रहा है? तेज हवा जब आपकी चलती है, तो आपने खेत में देखा होगा धूल के कण उड़ने लगते हैं हवा में। ठीक है, जमीन से कुछ ऊंचाई तक धूल के कण आपको दिखाई देते हैं, हवा में तेजी से उड़ते हैं। तो यही, इसी को हम क्या कहते हैं कि ये सस्पेंशन है, निलंबन है। इस प्रकार से हवा आपकी पवन क्या कर रही है? मृदा के कणों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक भेज रही है। तीसरा क्या था? तीसरा था आपका सरफेस क्रीप। थर्ड था सरफेस। सरफेस माने आप जानते हैं सतह होता है, क्रीप माने होता है रेंगना या आगे बढ़ना, रेंग कर आगे बढ़ना, यानी सतह पे आगे बढ़ना, लुढ़क कर जाना। तो सरफेस क्रीपिंग में क्या होता है? इसमें देखिए 2 एक्शन होता है, रोलिंग और स्लाइडिंग। ठीक है, रोलिंग माने लुढ़क कर आगे जाना। आपने कोई बॉल ली या कोई भी किसी भी वस्तु को एक सतह पे मान लीजिए आपने जमीन पे लुढ़का दिया, तो इसको बोलते हैं रोलिंग एक्शन। और दूसरा होता है स्लाइडिंग, यानी कोई वस्तु अब इस पे रखी है और अपने आप फिसल के आगे को बढ़ रही है। तो ये 2 एक्शन, रोलिंग और स्लाइडिंग, यानी फिसल कर आगे बढ़ना। तो या तो लुढ़कते हुए आगे बढ़ना है, फिसल के आगे बढ़ना। जब जो मृदा के कण है इस प्रकार से भूमि में आगे बढ़ते हैं, इसी को हम बोलते हैं सरफेस क्रीप। तो हवा क्या करती है? कुछ मृदा के कणों को लुढ़का, मतलब ऐसे रोल करते हुए, ऐसे लुढ़कते हुए, जैसे बॉल एक जगह से दूसरी जगह तक लुढ़कते हुए जाती है, या फिर फिसलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरफेस पे चले जाते हैं। इसी को हम सरफेस क्रीप बोलते हैं। ठीक है, इसी को सरफेस क्रीप बोलते हैं या सतह विसर्पण बोलते हैं। ठीक है, और इसमें मृदा के कणों का आकार को, इसको लिख लीजिएगा, इसमें मृदा कणों का आकार होता है 0.5 से 1 मिलीमीटर तक के। तो देखिए आपका सस्पेंशन में सबसे छोटे कण थे 0.1 mm तक के, साल्टेशन यानी उत्परिवर्तन की क्रिया में थे आपके 0.1 से 0.5 तक के, और 0.5 से ज़्यादा के थे आपके सरफेस क्रीप में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम किस प्रकार से पवनीय अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं। तो देखिए कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण आपकी जो
पवनीय अपर्दन प्रभावित होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है या नहीं होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला तो है भाई मृदा की किस्म। मृदा की किस्म कैसी है? बलुई मिट्टी में हवा द्वारा कटाव अधिक होता है। भाई जब आंधी या हवा चलती है तो बलुई मिट्टी अधिक उड़ती है, तो यही बोल रहा है बलुई मिट्टी में हवा द्वारा कटाव अधिक होता है। चिकनी मिट्टी में कम और बलुई मिट्टी में संसंजन कम होता है, जिससे मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए कण सूखे और अलग अलग होते हैं। तो बलुई मिट्टी में क्या होता है, जल धारण कम होती है, जल धारण क्षमता कम होती है इसकी, जिसके कारण इसके कण सूखे रहते हैं और अलग अलग होते हैं, इसीलिए बलुई मिट्टी का क्या है, कटान अधिक होता है। और चिकनी मिट्टी में मिट्टी के कण बंधे रहने के कारण इस मिट्टी में नमी की कुछ मात्रा भी रहती है। तो बलुई मिट्टी की अपेक्षा चिकनी मिट्टी में जो आपका पवनीय अपर्दन जो है वो कम होता है। पशुओं द्वारा चराई देखते हैं, जैसे घास पात मिट्टी का कवच है। भाई मिट्टी है, हम बोलते हैं इसके पीछे अगर इसके ऊपर अगर आप घास लगा दो तो ये क्या करेगी, एक तरह से इस पूरी जो सतह है इसको घेर लेगी, कवर कर लेगी, ढक लेगी। अब क्या होगा, चारागाहों एवं खाली खेतों में पानी को अनियंत्रित पशुओं को चराने से उनके खुरों से क्या है, मिट्टी कटती है। आप अनियंत्रित रूप से, जैसे बड़े बड़े चारागाह होते हैं वहाँ पे कई सारे आप जानवरों को चराने लगे तो क्या होगा, उनके खुरों से भी आपने देखा होगा मिट्टी क्या है, कटती है, जिससे क्या है वो आपका मृदा अपर्दन को बढ़ावा देती है। अब ये जो ढीली मिट्टी हो गई है ये क्या करेगी, हवा जब चलेगी तो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मृदा के कणों को ये मतलब इसके द्वारा चले जाएंगे, जिससे ऐसी मिट्टी तेज वायु वर्षा के पानी के साथ स्थानांतरित होती है। देखिए ये बात कर रहा है, वायु की गति, मृदा का कटाव को वायु की गति सीधी प्रभावित करती है। वायु की गति जितनी तेज होगी, ये क्या है, ये वायु है, वायु की गति जितनी तीव्र होगी, ठीक है, मृदा का कटाव उतना अधिक होगा। जैसे आप जब आंधी आती है तो सैकड़ों टन मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खेतों का समतल ना होना। खेतों के समतल ना होने से बरसात का पानी ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, ठीक है, ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, जिससे मृदा क्षरण में वृद्धि होती है। ढालू धरातल पर वायु क्षरण भी अधिक होता है। भाई एक समतल खेत है, एक ढालू खेत है, तो क्या होगा, जब इस पे पानी आएगा या हवा चलेगी मान लीजिए इसी साइड से, तो क्या है, इसमें ग्रेविटी भी अपना रोल दिखाएगी और जो इसके कण हैं इसके मृदा के वो ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होंगे, यानी जो आपका मृदा क्षरण है वो ज़्यादा होगा। दूषित भू परिष्करण क्रियाएं, एक ही गहराई पर अधिक जुताई करने से ऊपर की सतह मुलायम होकर जल एवं वायु द्वारा आसानी पूर्वक स्थानांतरित हो जाती है। निकाई गुड़ाई से भी भूमि की ऊपरी सतह ढीली हो जाती है, जिससे मृदा क्षरण अधिक होता है। निकाई गुड़ाई से वनस्पतिक जो आवरण है वो कम होता है, जिससे भी मृदा क्षरण में वृद्धि होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जब सस्य क्रियाएं आप कर रहे हो, आप अपने खेतों में खरपतवार नियंत्रण कर रहे हो तो आप निकाई गुड़ाई ना करें। निकाई गुड़ाई करनी चाहिए, लेकिन अगर खेत खाली है आपका, तब आपको खाली खेत पे या खाली कोई भूमि है जब उस पर वनस्पति नहीं होगी तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, इन दो कारकों के द्वारा मृदा क्षरण को बढ़ावा देगा। अब जंगलों की कटाई क्या है, जड़, ये पेड़ क्या करते हैं, बड़े बड़े गहराई तक अपनी जड़ें पहुंचाते हैं और ये जड़ें क्या है, मिट्टी को बांधे रहती हैं। जब ये वनस्पति नहीं रहेगी तो ये जड़ें नहीं रहेंगी तो इस पर वायु और जल का प्रभाव अधिक होगा और मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अधिक जाएंगे, जो अधिक मृदा क्षरण को बढ़ावा देंगे, ठीक है। कच्चे मार्गों पर भारी वाहनों का प्रयोग, आपने भी अपने गांव के जो पगडंडी है उनमें देखा होगा कि जब भारी वाहन गुजरते हैं तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा कटती है, बैठती है, जो वायु और बरसात में यह मुलायम मिट्टी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। फिर फसल अवशेष को जलाना, फसल अवशेष जला देने से कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, मृदा आच्छादन भी कम होता है, जिससे मृदा क्षरण अधिक होता है। आच्छादन यानी फसल अवशेष क्या है, आपकी भूमि को घेरे हुए थे, अब आपने जब इनको जला दिया तो क्या होंगे, राख बचेगी तो क्या होगी, हवा और ये पानी के द्वारा मृदा जो क्षरण है इसकी संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए फसलें और फसल चक्र क्या है। फसल चक्र का ठीक चुनाव करना आपका क्या है, कम वनस्पति का आच्छादन वाली फसलें जैसे मक्का और कपास आदि एवं क्षरण अवरोधी फसल चक्र जैसे ज्वार गेहूं लेने में मृदा क्षरण अधिक पाया गया है। क्षरण आरोधी फसल चक्र जैसे ज्वार गेहूं लेने में मृदा क्षरण अधिक मिलता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है आपको ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए, ऐसी फसलों का चुनाव करिए जिनमें जिसको आप बोलते हैं डेंस ग्रोथ होती है। डेंस ग्रोथ यानी जिसमें बढ़वार ज़्यादा होती है, वनस्पतिक बढ़वार हो या फिर आपकी जो भूमि है उसमें उनका आच्छादन अधिक हो।
ठीक है। जैसे दाल वाली फसलें हैं, जैसे बरसीम है, ये क्या करती हैं, पूरी भूमि को घेर के रखती हैं, और जब ये भूमि को पूरा आच्छादित करके रखेंगी तो ये क्या करेंगी, ऐसी फसलों से कारण आपका जो वायु द्वारा या जल द्वारा मृदा क्षरण है वह कम होगा। तो इसी बात को कह रहा है, ऐसी फसलों का प्रयोग फसल चक्र में करना चाहिए जो मृदा को अधिक से अधिक आच्छादित करके रखे, घेर के रखे, ढक के रखे। फिर अधिक लवणीय जल का प्रयोग। अधिक लवणीय जल का सिंचाई के लिए प्रयोग करने से 4 से 5 वर्ष के बाद मृदा की ऊपरी सतह ढीली हो जाती चली जाती है, जिससे मृदा क्षरण अधिक होता है। ठीक है। फिर पवनीय अपर्दन की रोकथाम क्या क्या है भाई, कैसे आप पवनीय अपर्दन को रोक सकते हैं। तो देखिए, अधिक से अधिक वो जो भी कारण थे हमने पीछे पढ़े, जिनके कारण भी, जिन कारणों के कारण इन क्षरण को बढ़ावा मिलता है, अगर उन कारण को आप मैनेज कर लें, कम कर लें, ठीक है, तो वो सभी क्या है, रोकथाम में आप लिख सकते हैं। जैसे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, पशुओं की चारागाही चारागाह में बंद कर देनी चाहिए। अब बंद कहीं नहीं भी कर पाते तो ये नहीं कि आप एक ही स्थान पर बहुत अधिक पशु रोज छोड़ें, ठीक है, कम करनी चाहिए आवाजाही उनकी। हो सके तो चारे को कुछ ऊपर तक काट के आप पशु को खिला सकते हैं, ये एक उपाय हो सकता है। फिर खेत के चारों ओर मेड़बंदी कर देनी चाहिए। खेत की मेड़बंदी करने से मिट्टी के उड़ने से बचाया जा सकता है। खेत में अधिक जीवाश्म पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवाश्म पदार्थ मिट्टी के कणों को यानी गोबर के खाद वगैरह के बारे में बोला है कि खेत में मिलाते रहना चाहिए। खेत में हर समय कोई ना कोई फसल अवश्य होनी चाहिए। हवा के बहने की विपरीत दिशा में लंबी बढ़ने वाली एवं छोटी या कम बढ़ने वाली फसलों को एकांतर पंक्तियों में बोना चाहिए। फसलों की बुआई पंक्तियों में करें, जिससे क्या होगा, पंक्ति वायु के विपरीत दिशा में हो। फिर खाली भूमि पर घास आपको उगानी चाहिए। गर्मी की फसल बोनी चाहिए, इससे गर्मी में चलने वाली तेज हवाओं से आपके क्या है, मृदा के जो दाने हैं, मृदा के कण हैं, उनको नहीं उड़ा पाएंगी। फसल उत्पादन के लिए उचित फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें दलहनी फसलों के साथ साथ घास वाली फसलें भी सम्मिलित हैं। ठीक है। अब आ जाओ दूसरी बात करते हैं हम, जल द्वारा भूक्षरण यानी वाटर इरोजन क्या होता है। वाटर इरोजन को देखते हैं। देखिए, मृदा कणों का जल द्वारा कटाव बहाव जल क्षरण कहलाता है। जल द्वारा कटाव एवं बहाव मुख्य रूप से वर्षा की मात्रा, प्रचंडता, कितनी मात्रा में वर्षा हुई, कितनी तेज हुई, यानी 1 घंटे में कितना पानी बरस गया आपका, अवधि वर्षा की यानी कितने समय तक वर्षा हुई, 1 घंटे हुई, 2 घंटे हुई, 4 दिन हुई, ठीक है, कि बूंदों का वेग एवं आकार, भूमि के ढाल, वनस्पति का आच्छादन, भूमि के प्रकार आदि बातों पर निर्भर करता है। तो मृदा कणों का जल द्वारा कटाव बहाव जल क्षरण कहलाता है, आप इतना याद रखिएगा। ठीक है। अब जल द्वारा भूक्षरण वर्षा की बूंदों द्वारा मृदा कणों पर प्रहार के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। यानी प्रहार यानी स्प्लैश एक्शन। वर्षा की बूंद आसमान से गिरी, जब जमीन पे गिरती है तो क्या है, मृदा में जो आपकी वर्षा है, वर्षा की बूंदों में गतिज ऊर्जा होती है। जब आकर यह भूमि में मृदा कण से टकराती है तो उसके टकराने के साथ ही ये एनर्जी क्या है, मृदा के कणों पर कार्य करके मृदा के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देती है। ठीक है। सर्वप्रथम मृदा कणों का विलगती कणों का दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना और अंत में कणों का जमा होना। ठीक है, ये उसी प्रक्रिया को बता रहा है। फिर अब देखिए, स्प्लैश और रेन ड्रॉप इरोजन, जो मैंने अभी आपको बताई वही बात है। स्प्लैश एक्शन, स्प्लैश और इरोजन क्या होता है, देखिए ये वर्षा की बूंद दिख रही है आपको, ठीक है, ये वर्षा की बूंद यहाँ गिरी और किस प्रकार से ये छींटे जो उड़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम स्प्लैश इरोजन। ठीक है। वर्षा की गिरती हुई बूंदों के प्रभाव के कारण भूमि के कणों का तितर बितर होकर ऊपर की ओर उछलना तथा जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अस्फुरण क्षरण कहलाता है या वर्षा बूंद क्षरण कहलाता है। वर्षा की बूंदें अपने प्रहार से भूमि के संगठित कणों को तोड़कर भूमि से अलग कर देती हैं। यह क्रिया बार बार होने से भूमि की ऊपरी सतह कठोर हो जाती है, जिससे पृष्ठीय जल स्त्रवण दर कम हो जाती है, इन्फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाता है। फिर वर्षा बूंद क्षरण में सर्वप्रथम हल्के कण और तत्व नष्ट होते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति घट जाती है। जल की एक बूंद भीगी भूमि के कणों को 60 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 130 से 150 बूंद सेंटीमीटर की दूरी तक स्फुटित यानी स्प्लैश यानी दूर तक रख सकती है, स्थानांतरित कर सकती है। लगभग 30 फुट प्रति सेकंड की गति से गिरती हुई वर्षा की बूंद अपने वजन का लगभग 14 गुना बल पैदा कर सकती है। अब लगा लो, अगर वर्षा की बूंद की जो स्पीड है वो 30 फुट प्रति सेकंड है तो वो अपने वजन का 14 गुना बल पैदा करती है। और ठीक है, वर्षा की बूंदों का आकार 1 mm से 5 mm तक बढ़ जाए तो मृदा का पृष्ठीय जल स्त्रवण क्षमता लगभग 0.70% घट जाता है तथा
क्षारणीयता 120% बढ़ जाती है, क्षारणीयता यानी एल्केलिनिटी। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखो दूसरा है आपका परत क्षरण, शीट। हमारे घरों में आपने देखा होगा छतों पे लोहे की चादर लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं आयरन शीट या टीन शेड या शीट। ठीक है, शीट का मतलब है कि परत दर परत पूरी की एक मृदा के ऊपर आपकी एक पतली सी परत पूरी की पूरी बहुत बड़े एरिया से बह जाए, बह के चली जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं शीट इरोजन। ठीक है, और शीट इरोजन को इसी को क्या बोला जाता है, इसे क्वेश्चन एक बार पीसीएस में पूछा जा चुका है कि कौन से क्षरण को किसानों की मौत के नाम से जाना जाता है, किसानों की मौत के नाम से जाना जाता है, तो शीट इरोजन को याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार का क्षरण में भूमि की ऊपरी सतह पतली परतों के रूप में बहकर नष्ट होती रहती है। इसे कृषक को आसानी से अनुमान नहीं होता जब पानी अधिक गंदलापन लिए होता है। ठीक है, तो देखिए किसान को आसानी से अनुमान भी नहीं होता कि आपका क्या है, मृदा क्षरण हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक जो उपजाऊ भूमि है वह उसके खेत से बहकर चली जाती है, जिससे पानी आपका गंदला दिखाई देता है। तो इस प्रकार का कटाव अधिक होता है। यह क्षरण प्राय उन भूमियों में अधिक होता है जिनकी निचली सतह में कठोर भूमि परत पाई जाती है, तथा कठोर भूमि परत यानी जिसे हम बोलते हैं हार्ड पान। ये कई बार मैं बता चुका हूँ बच्चों को, इसे बोलते हैं हार्ड पान या हार्ड पैन। यानी जब आप एक ही निश्चित गहराई पे जुताई करते रहते हैं तो लगभग 60 सेंटीमीटर के पास में एक बहुत सख्त लेयर बन जाती है, उसी को हम सख्त परत, कठोर परत या हार्ड पान बोलते हैं। और इसी परत को तोड़ने के लिए बोला जाता है कि साल 2 साल में हमें अपने खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए। ठीक है, फिर अल्पसरिता या रिल इरोजन, इसको देखते हैं। देखिए ये अल्पसरिता, ये खेत है, ये आपका एक खेत है। देखिए इसमें कैसे चादरों के रूप में मृदा आपकी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा चुकी है, मृदा क्षरण हो चुका है। ये आपका दूसरा एक खेत का देखिए चित्र है, और इसमें आप देख रहे हैं कैसे एक पतली सी रिल, इसे रिल बोलते हैं। इस रूप में एक मृदा से वो जल सरिता बनी और अपने साथ मिट्टी को काट के बहा के अपने साथ ले गई, इसको रिल बोला जाता है। तो इस प्रकार का क्षरण मुख्य रूप से असमतल भूमियों में अधिक होता है। वर्षा का पानी अपधावन के रूप में ऊंचाई से निचाई की ओर बहकर चलता है, जिसके साथ भूमि के कण भी अधिक मात्रा में होते हैं। कुछ दूर बहकर यह पानी छोटी छोटी नालियों या धारी बना लेता है जो निरंतर बहती रहती है। देखिए नाली जैसी बन गई है ना, इसी को रिल बोलते हैं। इन छोटी नालियों को शुद्ध सरिता कहते हैं। निचले क्षेत्रों में इन नालियों का जाल सा बन जाता है। जुताई करने पर यह नालियां अदृश्य हो जाती है, मतलब आप जुताई कर देंगे खेत में तो ये नाली आपकी गायब हो जाएगी। कृषकों को इन नालियों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी नालियां मिलकर ही अवनालिका या खड्डों का रूप धारण कर लेती है। यानी इस छोटे रील को, नाली को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए गली इरोजन, ये देखिए कैसे ये जब वो छोटी छोटी नाली मिलकर एक बहुत बड़ी और गहरी नाली बन जाती है तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, गली इरोजन। ठीक है, कैसे देखिए मिट्टी कट कट के बड़ी बड़ी ऐसे गलियों का निर्माण हो गया है, यही आपका क्या कहला रहा है, गली इरोजन। देखिए तो शुद्ध सरिता का विकसित रूप ही अवनालिका कहलाता है। यानी जो रिल्स थी, जो पीछे हमने रिल पढ़ी, रिल जब कई रिल मिलकर बहुत बड़ा रूप ले लेती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं गली। ठीक है, तो शुद्ध सरिता का विकसित रूप ही अवनालिका कहलाता है। बहते हुए पानी द्वारा भूमि में गहरे कटाव होने पर अवनालिका कहलाते हैं। इस प्रकार की गहरी नालियां कृषि कार्यों द्वारा नष्ट नहीं, अब इसमें आप ट्रैक्टर चला के इसे कहां तक नष्ट करेंगे, ये फोटो में आपको कम गहरी दिख रही हो, लेकिन ये बहुत गहरी गहरी नालियों का निर्माण हो जाता है और इन्हें आप कृषि यंत्रों से आसानी से नहीं गायब कर सकते। ठीक है, चंबल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चंबल में जो बीहड़ इलाके हैं जहाँ पे इस प्रकार की गलियां बनी हैं, तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। अब छोटी छोटी नालियां मिलकर ही बड़ी नालियां, नालों और नदियों का रूप धारण करती हैं। इस प्रकार के कटाव में छोटी छोटी अवनालिका का 1 मीटर से कम गहरी होती है। मध्यम, देखिए छोटी अवनालिका 1 मीटर से कम गहरी, मध्यम अवनालिका बोलते हैं 1 से 5 मीटर तक, तथा बड़ी अवनालिका 5 मीटर से अधिक गहरी होती है। तो ये जरा गहराई याद रखना, इसमें भी 3 प्रकार की अवनालिका है। छोटी अवनालिका 1 मीटर से गहरी, कम गहरी, 1 से 5 तक मध्यम, और 5 मीटर से ज़्यादा गहरी को बोलते हैं हम बड़ी अवनालिका। फिर इसके बाद आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है आपका जल क्षरण में किस प्रकार का, स्ट्रीम बैंक इरोजन। अब देखो, ये देखो कैसे ये स्ट्रीम, इसे बोलते हैं हम स्ट्रीम या सरिता, ये आपकी सरिता है। और इस सरिता में देखिए पानी बह के जा रहा है और कैसे ये किनारों को
काटता हुआ निकल रहा है। देखिए ये काटते हुए किनारे निकल रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं सरिता तट क्षरण। सरिताओं या नालों में जब बाढ़ का पानी आता है तो वह इनके किनारों को अधोरदान यानी अंडर कटिंग अथवा नीचे नीचे काटता रहता है और किनारे कटकर इन सरिताओं या नालों में फिसलते रहते हैं। ये देखिए किनारे कट कट कर इसी सरिता में तो गई होगी मिट्टी। इसको हम सरिता तट क्षरण कहते हैं। नदियों के किन्हीं किनारों पर जल वेग अधिक व किन्हीं किनारों पर जल वेग कम होता है। अधिक वेग वाले किनारों पर कटाव होता रहता है। ठीक है, अब आ जाओ स्लिप इरोजन। स्लिप इरोजन में देखिए कैसे एक पहाड़ है ये, और कैसे देखिए यहाँ पे कोई पहाड़ आपका कोई बहुत बड़ा टुकड़ा आपका कैसे किसी तरह फिसल के टूट के नालियों में समा गया। तो ये कई हजारों टन करोड़ों टन जो मिट्टी थी वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गई। इसी को बोलते हैं स्लिप इरोजन या भूस्खलन क्षरण। मृदा का यह क्षरण अधिक मात्रा में प्रचंडता से होने वाली वर्षा के द्वारा होता है। इसके अंदर जब भूमि नमी से पूर्ण संतृप्त हो जाती है तो खड़े ढालों पर स्थित ढीली चट्टान अथवा भूखंड स्खलित होकर नीचे लुढ़क जाते हैं। प्राय इस प्रकार का कटाव पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर आ जाओ हिमानी क्षरण। हिमानी क्षरण किसे कहते हैं? ग्लेशियल इरोजन। यह क्षरण अत्यधिक हिमपात वाले पर्वतीय क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होता है। पर्वतीय ढालों पर वृहत्कार हिमखंड जिन्हें हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं स्खलित होकर मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को विखंडित कर और चूर्णित कर देते हैं। यह एक प्राकृतिक क्षरण। यानी ग्लेशियल इरोजन क्या है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आपका ग्लेशियल है, ठीक है, कोई हिमखंड है, और जब ये टूटता है तो टूटने के साथ क्या करेगा, बड़े बड़े पत्थरों और मिट्टी के बड़े बड़े खंडों को क्या है अपने साथ लेके नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो ये आपस में टकराएंगे और क्या है इसी प्रकार के हम जो इरोजन है इसको हम बोल देते हैं कि हिमांत के द्वारा यानी हिमखंड के द्वारा होने वाला इरोजन। ठीक है, ये एक प्रकार प्राकृतिक क्षरण है ये भी। फिर आ जाओ, फिर देखिए सागरीय इरोजन। सागर में आप देख सकते हैं कैसे तट से धाराएं टकराती रहती हैं और टकराने के साथ साथ धीरे धीरे क्या करती हैं, तटों को काटती रहती हैं। तो इसी को मरीन यानी सागरीय। इस प्रकार का क्षरण समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। समुद्री तरंगों और ज्वार धाराओं के द्वारा समुद्र तटों का क्षरण होता है। पीठिका क्षरण देखिए किस प्रकार से ये ऊंचे ऊंचे आपके क्या टावर जैसे बन गए मिट्टी के, और कई सालों निरंतर पानी के बहने से, ये कई सालों के निरंतर पानी के बहने से ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसी को हम पेडेस्टल या पीठिका क्षरण कहते हैं। जब अधिक क्षारणीय भूमि के कुछ पठांश वृक्षों की जड़ों, पत्थरों अथवा अन्य किसी क्षरणोदीय पदार्थ से ढके होते हैं तो वे भाग वर्षा की बूंदों द्वारा क्षरित नहीं हो पाते, जबकि इर्द गिर्द की पृष्ठ मृदा क्षरित हो जाती है और क्षरणरोधी पदार्थों से ढके हुए ये पृष्ठांश पीठिका कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ क्षरणरोधी यानी यहाँ की मृदा आपकी सख्त है और क्या हो सकता है आपके कहीं पेड़ हो या जड़ें हो, ठीक है, ये क्षरणरोधी मिट्टी हो और इसके आसपास की मृदा क्षरणरोधी उतनी ना हो, तो क्या है पानी के बहाव के कारण आसपास की मृदा कट गई और ये मृदा आपकी क्या हो गई, आपको बड़े बड़े पीठिका का रूप ले लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पीठिका क्षरण। फिर आता है संग क्षरण। संग देखिए यह बुरी तरह से क्षरित हुई बीहड़ भूमि का लक्षण है। तो यह बीहड़ भूमि का लक्षण है। किसका लक्षण है? बीहड़ भूमि का। ठीक है, यह बुरी तरह से क्षरित हुई बीहड़ भूमि का लक्षण है। जब बड़े तटों पर ऊपर से नीचे की ओर अत्यधिक मात्रा में अल्पसरित क्षरण हो जाता है तो जगह जगह स्तंभाकार श्रृंग यानी कॉलमनर पिनेकल्स दिखाई देते हैं। इनकी मध्यवर्ती मिट्टी बह गई होती है। तो देखिए कुछ ऐसे आपको श्रृंग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और इनके बीच की मिट्टी बह गई है, इसी को हम बोलते हैं श्रृंग क्षरण। फिर मृदा क्षरण से कृषि को होने वाली हानियां देखिए कौन कौन सी है। पहला तो देखते हैं जलाशय, नदियां, झीलें आदि का जल धारण क्षमता में कमी। भाई जलाशय, नदियों, झीलों में जब गाद बहकर आ जाएगी, मृदा बहकर आ जाएगी तो उनकी क्या है, जो जल धारण उन पे जिन पे जितना जल पहले वो ले जा सकते थे, ढो सकते थे या अपने अंदर समाहित कर सकते थे, भाई गहराई में कमी आएगी तो फिर आगे जाके क्या है उनका पानी, बाढ़ की समस्या आसपास के इलाकों में बढ़ जाएगी क्योंकि इनकी उतने जल को ले जाने की क्षमता या जल धारण की क्षमता में कमी आ जाएगी। फिर मृदा क्षरित पदार्थों का कृषि योग्य भूमि पर एकत्रीकरण। मृदा के कटाव के कारण रेत आदि अनुपजाऊ पदार्थ भूमि के ऊपर जमा हो जाते हैं और यह भूमि को कृषि के अयोग्य बना देते हैं। फिर फसल उत्पादन में कमी। जिस शीट इरोजन आपने देखा था, शीट इरोजन में क्या, जैसे ऊपर की आपकी जो
उपजाऊ मृदा है वही बहकर चली जा रही, तो क्या है, धीरे धीरे ये मृदा की उत्पादन शक्ति में कमी करती है, जिससे फसल उत्पादन में कमी होती है। उत्पादन शक्ति में कमी, मृदा की ऊपरी सतह ही उपजाऊ होती है, मृदा क्षरण के कारण यह ऊपरी सतह बहकर नष्ट हो जाती है, वही जो अभी आपको बताया मैंने। फिर जल की हानि, भूमि अपरदन के कारण जल भूमि पर एकत्र नहीं हो पाता और बहकर नष्ट हो जाता है, इसे धीरे धीरे जल स्तर में कमी आ जाती है और मृदा में भी नमी की कमी हो जाती है। अब कृषि कार्यों में बाधा, जलीय भूमि अपरदन के कारण बनी नलिकाएं, ठीक है, खेतों को टुकड़ों में बांट देती हैं, जिससे कृषि कार्यों में कठिनाई होती है। तो ये आपका जो टॉपिक था, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो आई होप आप इसको एक बार ज़रूर देखेंगे और निश्चित ही आपको इसमें इस टॉपिक को और अच्छे से समझने में सफलता मिलेगी। धन्यवाद।